नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी पटना की, जहां पर टेलर का टेरर दिखने को मिला है और इस वजह से लोग सहम गए हैं। टेलर का दिखा टेरर, मासूम को बनाया बंधक, 24 घंटे तक रखा चंगुल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे बने फुटपाथ पर दो मासूम लड़कियां बैठी हुई, पास में लोगों की भीड़ जमा है। कोई बिस्किट खिला रहा है तो कोई मासूम को मना रहा है। उस भीड़ में भी दोनों की आंखों में एक अजनबी सा डर सता रहा है, जो बार बार दोनों को उस भीड़ में भी डरा रहा है। वो डर, वो टेरर एक टेलर मास्टर का है। ये तस्वीरें राजधानी पटना के चंदमारी रोड की है, जहां एक टेलर मास्टर ने दोनों नाबालिग बच्चियों को 24 घंटे तक अपनी दुकान में बंद रखा। देखिए, ये वही दुकान है जिसमें टेलर मास्टर ने दोनों को कैद कर रखा था। दोनों नाबालिग लड़कियां भी कंकड़बाग की रहने वाली हैं। परिजन पिछले 24 घंटे से दोनों की तलाश में थे, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने गड़बड़ की आहट मापकर दुकान का ताला तोड़कर शटर खोला। दुकान के अंदर दोनों लड़कियों को देखकर मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दुकानदार की पिटाई करनी शुरू कर दी। उसके कपड़े तक फाड़ दिए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी टेलर मास्टर को लोगों की चंगुल से छुड़ाकर जीप में बिठाकर थाने ले गई। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वायरल वीडियो जमुई से उपलब्ध हो पाया है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन मामला क्या है ये आपको थोड़ा हम बताते हैं। मामला ये है कि श्राद्ध कर्म को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भजन संध्या का आयोजन मान सकते हैं इसे आप, लेकिन हुआ वो ठीक इसके उलट हुआ। देखिए, मौका श्राद्ध कर्म का, आयोजन श्रद्धांजलि सभा का, लेकिन ये क्या, मंच पर खुलेआम डांस और ठुमके लगाते लोग। जमुई से आई ये तस्वीर श्रद्धांजलि सभा और शांति भोज के आयोजन के दौरान की है, जो खूब वायरल हो रही है। जिस मंच पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, उसी मंच पर दिवंगत महिला के फोटो वाला पोस्टर भी नजर आ रहा है, जिसमें श्रद्धांजलि सभा और शांति भोज का आयोजन लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपने ऐसी श्रद्धांजलि सभा देखी है भला? देखिए कैसे संस्कृति का माहौल उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जमुई शहर के महिसौरी इलाके का बताया जाता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन श्राद्ध कर्म के दौरान ये नजारा खुलेआम आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। श्राद्ध कर्म में भजन कीर्तन का आयोजन तो जायज है, लेकिन अश्लील गाने पर कमर लचकाती डांसर और उस पर थिरकते लोग, ऐसे दृश्य सभ्य समाज के नाम पर भद्दे मजाक से कम नहीं। वैसे पूरे आयोजन के दौरान कोविड के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
तो बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल जरूर उठता है विवेक कि ऐसे डांस के जरिए, इसे फूहड़ डांस कहा जाएगा, और उस डांस के जरिए कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। रुक करते हैं जूनियर डॉक्टरों से जुड़ी हुई खबर का, जिनकी हड़ताल का आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी ये जूनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। भगवान भरोसे डॉक्टर मरीजों को छोड़ चुके हैं और इसीलिए अब मरीज जो हैं वो मजबूरन अस्पतालों से निकलकर प्राइवेट क्लिनिक का रुख कर रहे हैं, लेकिन वो भी तब जब वो सामर्थ्यवान हो, जिनके पास पैसे हैं वो यहां से जा सकते हैं। लेकिन जो इसी आस में यहां पहुंच रहे थे कि अब सरकारी अस्पतालों तक पहुंचकर उनका इलाज हो पाएगा, 8वें दिन भी सिर्फ और सिर्फ मायूसी उनके हाथ लग रही है। जूनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हुए। पीएमसीएच की तस्वीर देखिए, 90% बेड जो है वो अब खाली हो चुके हैं। 10% मरीज जो बेहद मजबूर हैं और अपनी मजबूरियों की वजह से इन हालातों में भी अस्पताल में टिके हुए हैं, इस आस के साथ कि बहुत जल्द ये हड़ताल खत्म होगी और उनका इलाज शायद संभव हो। 8वें दिन भी हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से मरीजों का व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल के हथुआ वार्ड में जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है। देखिए आप कि किस तरह से सभी बेड लगभग खाली पड़े हैं और नए मरीज एडमिट नहीं लिए जा रहे हैं। या तो मरीज अस्पताल आना नहीं चाह रहे हैं या फिर डॉक्टर उन्हें भर्ती करना नहीं चाह रहे हैं, ये तो सवाल है। लेकिन जो तस्वीर है देख सकते हैं कि हर दिन इस वार्ड में बड़ी संख्या में मरीज रहते हैं, यानी सभी बेड फुल नजर आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वीरानगी नजर आ रही है और चंद मरीज जो हैं वो इलाज के इंतजार में यहां पर बैठे हुए हैं। और जो नर्स हैं वो ड्यूटी संभाल रही है, लेकिन सीनियर डॉक्टर की इतनी कमी हो गई है कि अब सीनियर डॉक्टर वार्ड वाइज घूमने से इनकार कर रहे हैं और नए मरीज एडमिट नहीं लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं तकरीबन 100 बेड का ये वार्ड नजर आ रहा है, लेकिन अब तक जो हालात है वो सामान्य नहीं हुई है। कुछ मरीज हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर आते हैं? जी नहीं, जी नहीं आते हैं। डॉक्टर नहीं आते, नर्स आते हैं। नर्स आते हैं। जी। कितना दिन हो गया डॉक्टर को देखे? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। जी। कैसे इलाज हो रहा है? डायलिसिस हुए कल। इलाज कौन कर रही है? जी नर्स कर रहे हैं। कब तक रहिएगा अस्पताल? यह वही पता नहीं, हम सर कहेंगे तब ना, हम तो बैठा है यहाँ पर, सर जो कहेंगे वही ना हम चलेंगे। सरकार डायलिसिस हुआ? कल हुआ है। देख सकते हैं ये परेशानी है। 4 दिन पहले डॉक्टर को इन्होंने देखा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर नजर नहीं आए हैं। नर्स यहाँ पर आती है कभी कभी और उसके बाद मरीजों का इलाज करती है। तो यही परेशानी तमाम जो मरीज हैं वार्ड में एडमिट उनके साथ है। अस्पताल के अंदर की बात करें या ओपीडी वार्ड की बात करें, तमाम जगहों पर यही हालात है। हड़ताल से कितना असर पड़ रहा है? हड़ताल से तो ज्यादा पड़ ही रहा है जी। कौन इलाज कर रहा है? यही लोग, मैडम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं। कितना भरोसा है नर्स पर? है नर्स पे तो वही देख रहे हैं, सुबह शाम वही देख रहे हैं लोग। डॉक्टर आते ही नहीं? डॉक्टर कहाँ आ रहे हैं? कब तक रहिएगा यहाँ? यहाँ पे अभी 4-5 दिन और हैं। तो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ये जो लोग बता रहे हैं, परिजन हो या मरीज हो, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में हड़ताल है और जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार कार्रवाई का अल्टीमेटम दे रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो मरीज हैं वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं और अस्पताल का धीरे धीरे वार्ड भी खाली होता जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब सीतामढ़ी से राकेश की हम रिपोर्ट दिखाने आपको जा रहे हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो सरकारी बस पड़ाव है मात्र 4 साल में बर्बाद कैसे हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रहता। और ये देखना और जानना बेहद जरूरी है कि जो करोड़ों खर्च कर इस बस पड़ाव की नींव रखी गई थी, बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। सीतामढ़ी के बेलसर प्रखंड में नगर पंचायत के अधीन यह सरकारी बस पड़ाव का निर्माण तरीके से लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। हालात ये है कि यह सरकारी बस पड़ाव आज की तारीख में पूरी तरीके से बेकार पड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रशासन भी इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो बेलसन के बस संचालक है वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से इस बस पड़ाव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और रख रखाव के अभाव में बस पड़ाव की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फायदा होता अगर यह बस पड़ाव शुरू हो जाता, तो क्या फायदा होता? बहुत फायदा होता, यात्री भाई बन के लोग बैठ के फायदा होता,
इधर के अगल बगल वाला का फायदा होता, यही सब होता और क्या। तो क्यों नहीं हो रहा है इसका इस्तेमाल? अब न हो रहा है तो इसका सरकार जानेगा। सुनते हैं कि जो चेयरमैन के हाथ में है तो कौन का हाथ में है। ये नहीं हो रहा है उसका कारण है कि पदाधिकारी बीच में नहीं थे, है ना, और यहाँ रख रखाव बढ़िया नहीं था। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि अगर यह बस पड़ाव को शुरू कर दिया जाता है तो आसपास के इलाके के लोगों को बैठे बैठाए रोजी रोजगार का साधन मुहैया हो जाएगा, और इतना ही नहीं, लोगों को काफी सहूलियत हासिल होगी। जो बेलसन नगर पंचायत का जो इलाका है वहां से बस सेवा भी फिलहाल चालू है, उस इलाके को भी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट आपने दी खाई, और अब हम आपको छपरा से सहयोगी संतोष गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां पर भी सरकारी बस स्टैंड की स्थिति बदहाल हो चुकी है, लेकिन हमेशा से ये स्थिति नहीं थी। अगर इसके इतिहास पर आप नजर डालिएगा तो इसका इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। यहां से कई राज्यों के लिए बसें खुला करती थी, लेकिन आज आपको ये खंडहर में तब्दील नजर आएगा। छपरा के बस स्टैंड का स्वर्णिम इतिहास रहा है। कभी यहाँ से कई राज्यों के लिए गाड़ियाँ खुलती थी, लेकिन अब ये खस्ताहाल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे कंट्रोल रूम है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी अव्यवस्था यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं यहाँ। किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए चलिए कि आप यहाँ आए हैं। सुबह से हम लोग 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को लेकर शीतलहर में। कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ना कोई पूछने वाला है कि कब गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। यहाँ के कोई ना हिसाब बतलाता है, ना कोई यहाँ पर सुपरवाइजर है। क्या बोलता है लोग? कहते हैं कि चलेगी, कोई टाइम इसका निश्चित नहीं है, गाड़ी नहीं है। कहाँ जाना है? पटना जाना है, गांधी मैदान जाना है। तो क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि आधा घंटा में चलेगी और गाड़ी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं बता रहा? नहीं, कोई ठौर ठिकाना है ही नहीं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कुछ सुविधा वगैरह नहीं है। हम लोग तो 1 घंटा से यहाँ खड़े हैं, जाना है पटना है। लोग बोलते हैं कि अभी आएगी गाड़ी, कहीं दिघवारा है तो कहीं है न बसंतपुर है। हम लोग इसी तरह से खड़ा होकर के परेशान हो रहे हैं। अब देख सकते हैं कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जो छपरा का बस स्टैंड है वो कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा देने में असफल साबित हो रहा है। ये तमाम जो यात्री है यात्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन सुबह से देखिए बिल्कुल परेशान हालत में यहाँ पे खड़े हैं। कोई बताने वाला नहीं है कि ये बसें कब आएंगी, कब ये अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। परिवार के साथ आकर के ठंड के मौसम में ठिठुर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। चूँकि ये जो छपरा जिला है, यहाँ से परिवहन मंत्री भी रह चुके, लेकिन इसके बावजूद ये जो बस स्टैंड इसकी बदहाली कहीं ना कहीं ये बयान कर रही है कि सरकार इस बस स्टैंड को लेकर काफ़ी गंभीर नहीं रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को कुव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अब कहिएगा कि बिहार और गुजरात में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं गुजरात के राजकोट की भी, और बिहार से अभी तक जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उन दोनों की आप तुलना कर लीजिए कि क्या अलग है और क्या बेहतर है, कौन सा बेहतर है। तो जो पहली तस्वीर है वो बेलसंड बस स्टैंड की है, जिसके बारे में हमने आपको कुछ देर पहले बताया, और राजकोट यानी कि गुजरात की उस बस स्टैंड की तस्वीर है जहां पर सब कुछ उम्दा लगता है। आपको ऐसा भी कभी कभी महसूस होगा कि किसी दूसरे देश का बस स्टैंड हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजकोट का जो बस स्टैंड है वहां तमाम सुविधा मौजूद है, सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं और बहुत ही व्यवस्थित हैं। जबकि बिहार के बदहाल बस स्टैंड की जो तस्वीर है, हमने बदहाल इसलिए लगा दिया कि आप देखेंगे, उससे पहले आप सुनकर समझ जाएं कि क्या हालात हैं। 2 तस्वीरें एक साथ, राजकोट का हाईटेक बस स्टैंड और ठीक पहले सीतामढ़ी का बेलसंड बस स्टैंड। मिलाना आपका काम है, देख लीजिए दोनों तस्वीरों को। तो विवेक, इन तस्वीरों को देख करके एक बारगी को ये लगता है कि जब गुजरात में ये तमाम व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो फिर बिहार में उन सुविधाओं से हम वंचित क्यों हैं? वंचित इसलिए हैं क्योंकि इच्छा शक्ति में कमी है, और एक जिम्मेदारी जो हमारी बनती है आम जनता होने के नाते, साफ सुथरा रखने के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए, किसी ने कुछ गिरा दिया तो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंकने के लिए, ये जिम्मेदारी हमें हमारे तौर पर लेनी होगी। तब सरकार भी कुछ प्रयास करेगी। हालांकि सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। अगर इन दोनों का चादर मिलान किया जाए तो यहाँ पर बिहार फिसड्डी साबित यहाँ पर होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चलिए अगली खबर है बेतिया से, जहां पर उत्पाद विभाग की छापेमारी में कई ऐसी अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो शराब माफिया हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेतिया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब की भट्टियों पर
उन्हें नष्ट किया गया। हजारों लीटर शराब बहा दी गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि शराब तस्करों ने शराब की जो खेप थी उसे जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था, जिस पर उत्पाद विभाग को सूचना मिली। उन्होंने छापेमारी की और छापेमारी के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जमीन के अंदर गाड़कर शराब की एक बड़ी खेप को तैयार कर रखा गया था। हालांकि सूचना मिलते ही इस पर एक्शन लिया गया और उसके बाद इन भट्टियों पर जेसीबी चलाया गया। चलिए बात करते हैं कोयलांचल की। कोयले का एक बड़ा व्यापार वहां पर होता है, कोयले का धंधा होता है, लेकिन अवैध धंधा कैसे होता है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 40 से 50 की संख्या में आए अपराधियों ने यहां पर उत्पात मचाया और साफ तौर पर आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में उन्होंने किस तरीके से यहां पर बीसीसीएल की कोलियरी में जो कर्मी उपलब्ध थे उन्हें निशाना बनाया, उनके साथ मारपीट की। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें चोर कहा जा रहा है कि ये कोयले की चोरी करते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। हालांकि इसे प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि आप इसे धमकाने की कोशिश थी, डराने की कोशिश थी, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब रहे। तो फिलहाल ये धनबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कर्मी बेहद डरे हुए हैं और हम आपको बताएं कि 370 फीट केबल भी समरसेबल पंप से वायर काटा गया है चोरों की द्वारा। करीब करीब चोर आया, चोर का संख्या में आया और डंडा उंटा लेके लेके आके पहले बुजुर्ग का मोबाइल छीन लिया, मोबाइल और पैसा। बुजुर्ग मिस्त्री है, स्विचमैन में अभी गया है, उसका छीन लिया। उसके बाद हम कुछ बोले उसको कि भाई ऐसा कहा कर, हमको भी मोबाइल और पैसा मांग रहा था। हम बोले मोबाइल नहीं लाए हैं, उसी कहने पर हमको 2 डंडा मारा। इतनी बड़ी घटना तो पहली बार हुई है और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीआईएसएफ के लिए कि सीआईएसएफ हमारे यहाँ पर रहता है उसको आर्म्ड में परिवर्तित किया जाए। ये हम लोग का एक रिक्वेस्ट रहेगा। नए साल में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जश्न मनेगा कैसे, इस पर सवाल है कि क्या नियम कानून होने चाहिए, खासकर किस सुविधा का हमें ख्याल रखना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, इसे लेकर एक कोशिश की जा रही है। और जो एक निर्देश दिए गए साफ तौर पर उन रेस्टोरेंट और होटलों को ये कहते हुए कि आपको सारी व्यवस्थाएं करनी होगी, लेकिन जो ग्राहक आएंगे होटल के अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें खुद के परिचय पत्र से लेकर वो सारी जानकारियां होटल और रेस्टोरेंट को उपलब्ध करानी होगी। और इसके साथ कोशिश करनी होगी कि आप जो एक दूरी है उसे मेंटेन करें, सैनिटाइज होने की कोशिश करें। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने खास तौर पर इन होटल संचालकों से बातचीत की है, वो हम आपको दिखाते हैं। कोरोना की रफ्तार भले धीमी हुई हो, लेकिन इसका कहर अब तक खत्म नहीं हुआ और इसी को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि इसके दुष्प्रभाव को कम से कम किया जा सके। और इसी को लेकर 9 वर्ष में भी तमाम तरह के दिशा निर्देश एक तरह से फिर से जारी किए गए हैं ताकि लोगों की जो है वो स्वास्थ्य वो दुरुस्त रहे। राजधानी रांची में हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो कोरोना की जो कहर है, लोगों में संक्रमण का खतरा है, वो पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन 9 वर्ष हमारे सामने है और इस दौरान जो है वो फिर से एक बार इसके कहर बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि लोग जो है वो मास्क का पहने और तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करें। होटल हो या फिर रेस्टोरेंट जहां पर 9 वर्ष की जो गैदरिंग होती है उसे देखते हुए भी विशेष तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी अवहेलना करने पर जो नियम सम्मत कार्रवाई है आपदा प्रबंधन के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। और एहतियातन अभी तो सारे गेस्ट के जितने ट्रैवल हिस्ट्री या उनकी आईडी वगैरह तो ली ही जा रही थी, टेलीफोन नंबर वगैरह। खास तौर पर अभी ये दिशा निर्देश जो आई है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दी जाए कि वो कहाँ से किस जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं, किस माध्यम से पहुँचे हैं, उन सारी चीज़ों की जो जानकारी है उसकी हमारे पास एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के तहत हम लोग
सारे गेस्ट से उसको एंट्री कराते हैं, बाकायदा उनकी टेलीफोन नंबर होती है। और इवन ये इस चीज़ को अनुपालन तो पिछले 6 महीने से भी की जा रही है। और अभी हम लोग खास तौर पे ये भी देख रहे हैं कि वो जो टेलीफोन नंबर जो वहाँ दर्ज कर रहे हैं वो टेलीफोन नंबर वाकई उन्हीं का है या नहीं है। जो हर वर्ष जो है 31 दिसंबर की नाइट जो जिस तरह से लोग गर्मजोशी से नव वर्ष का स्वागत करते थे, वो इस बार नदारद रहेगी, जैसा कि होटल मैनेजरों का या संचालकों का कहना है। तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन की बात जो है उसमें हामी भरते हुए होटल संचालक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर की अगर हम बात करें तो तकरीबन वहीं पर राजगीर में ही पांडु पोखर का निर्माण किया गया था और 5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। काफी लोकप्रिय है ये पर्यटकों के बीच में और यहाँ की खूबसूरत वादियां, जो एडवेंचर हैं, जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं, उससे पर्यटक बेहद रोमांचित होते हैं, उत्साहित भी रहते हैं। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और ऐसे में नए साल पर यहाँ भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। तो इस बार यहाँ पर बच्चों के खेलने से लेकर बड़ों के घूमने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो पिकनिक स्पॉट के रूप में इसकी एक अलग पहचान बनती जा रही है। बहुत सुंदर है और हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बिहार के लिए देखने के लिए अच्छा जगह है। कहाँ से है? हम तो पटवार से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पांडु पोखर कैसा लगा? वो भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यूं तो आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज हम तक उपलब्ध हो पाया है और इस टक्कर को हम भीषण टक्कर इसलिए कह रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई है उसमें एक ई रिक्शा चालक की मौत हो गई है। लाल रंग का एक वाहन आता हुआ दिखता है। उसी दौरान सामने से जा रही लाल रंग की ही एक ई रिक्शा भी आती है और तभी दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर होती है। कोई कुछ समझ पाता, इतने में ई रिक्शा चालक दर्द से छटपटाने लगा। तड़पते शख्स को लोगों ने एएनएमसीएच में भर्ती भी कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीर गया की है, जो सड़क पर मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल नगर निगम की कचरा ढोने वाली गाड़ी ने ई रिक्शे में जोरदार टक्कर मारी, जिससे हल्की सी ई रिक्शा पलट गई और उस पर सवार 2 महिलाएं सड़क पर गिर पड़ी। दुर्भाग्यवश हादसे में रिक्शे के चालक की जान चली गई। मृतक की पहचान कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले 16 साल के मोहम्मद राजा के रूप में हुई है, जो नाबालिग था, जबकि दुर्घटना में 2 युवतियां मामूली रूप से जख्मी हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने निगम की गाड़ी के आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस दुर्घटना ने जहां एक परिवार को उजाड़ दिया, तो वहीं शहर में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को भी उजागर कर दिया। ऐसी तस्वीरों से ये सबक मिलता है कि वाहन चलाते वक्त रफ्तार पर काबू रखना बेहद जरूरी है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।